हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, हिस्ट्री की लेक्चर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकंड लेसन स्वर्णिम भारत के पृष्ठ, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन, जिसपे आपके 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको अशोक से संबंधित। इस लेसन का दूसरा जो 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? सबसे पहला 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपके कि मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी के स्रोत। तो 2 स्रोत है, 2 पुस्तकें हैं। सबसे पहला है मैगस्थनीज की इंडिका। पहली पुस्तक कौन सी है? मैगस्थनीज की इंडिका। साथ में बोलेंगे आप मैगस्थनीज की इंडिका ताकि आपको ध्यान रहे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज, या मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। दूसरा स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ये 2 पुस्तकें हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन प्रशासन की संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त तत्कालीन समय के जो अभिलेख हैं, तत्कालीन समय के यानी मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, उनसे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 3 स्रोत है प्रमुख रूप से। पुस्तकें तो आपको ध्यान रखनी है, 2 पुस्तकें, मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण क्या होता था? 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी कि उपधा परीक्षण क्या है। तो उपधा परीक्षण क्या है कि मौर्य प्रशासन में या मौर्य साम्राज्य में, क्या लिखेंगे हम? मौर्य प्रशासन में प्रशासनिक, मौर्य प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों, मौर्य प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व, यानी उनका जब चयन होता था, नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता व चरित्र की जांच की जाती थी। एक परीक्षण होता था, ठीक है ना। चरित्र की जांच की जाती थी या उनका परीक्षण होता था, जिसे क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। ओके, 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उपधा परीक्षण क्या था कि मौर्यकालीन प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों की या कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता और उनके चरित्र की जांच की जाती थी। एक परीक्षण रखा जाता था जिसे उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन से पहले का जो काल था, क्या काल था? वह महाजनपद का काल था। आप सभी को पता है महाजनपद का काल था। महाजनपद काल में क्या था? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अभाव था, क्योंकि कुछ गणराज्य ऐसे थे, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, पढ़ चुके हम पहले भी, और कुछ राज्य या महाजनपद ऐसे थे जहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यानी दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी, यानी उनमें शासन व्यवस्था में एकता का अभाव था। मौर्य प्रशासन में पहली बार भारत में राजनीतिक एकता हमको देखने को मिलती है, यानी संपूर्ण भारत में एकीकृत शासन व्यवस्था की परंपरा या विधि जो थी, व्यवस्था जो थी, वो प्रारंभ हुई थी। मौर्य काल के समय तक आते आते क्या हुआ? गणतंत्रों का पतन होने लग गया, इनका अंत होने लग गया था, और केवल एकमात्र शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। कौन सी थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और इसको परिपक्वता कौन से शासनकाल में मिल गई? मौर्य काल में इसको पूरी परिपक्वता मिल गई। यानी मौर्य काल का जो शासन व्यवस्था का स्वरूप जो था वह कैसा था? राजतंत्रात्मक स्वरूप, यानी जिसमें राजा के पास संपूर्ण शक्ति होती है, शासन का सर्वेसर्वा कौन होता है? राजा होता है, और उसका पद जो है वह वंश परंपरागत, यानी वंश के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वो होती है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था।
ये जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, राजा के पास समस्त शक्तियां होने के बाद भी राजा कभी भी निरंकुश नहीं होता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि सारी शक्तियां राजा के पास थी, लेकिन फिर भी राजा कभी भी निरंकुश नहीं होता था। वह हमेशा ऐसे ही कार्य करता था जिससे जनता के हित के बारे में सोचा जा सके, जो जनता की भलाई के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो। तो ऐसे कार्य उस समय के राजा के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौटिल्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, उसमें कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा शासन के 7 अंगों का विवेचन किया। जैसे सप्तांग सिद्धांत के नाम से बताया है कौटिल्य ने। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या है कि एक शासन को चलाने के लिए 7 अंगों की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। तो वो 7 अंग कौन कौन से आपको ध्यान होने चाहिए। सप्तांग सिद्धांत में किस किस को शामिल किया गया है? सबसे पहला था राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा सेना और 7वां और अंतिम था मित्र। कौटिल्य के अनुसार ये 7 प्रमुख अंग है किसी भी शासन को चलाने के लिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा जाता है कि कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत क्या है, या कौटिल्य ने राज्य के लिए प्रमुख किन अंगों का उल्लेख किया। उसमें आपको ये 7 अंगों के नाम लिखने हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ये 7 प्रमुख अंग थे। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। अलग अलग स्तर पर शासन व्यवस्था थी। केंद्रीय प्रशासन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहला, शासन की समस्त शक्तियां या शासन का जो सर्वे सर्वा था, कौन था? राजा होता था। यानी प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन था? राजा था। शासन की समस्त शक्तियां किस में निहित थी? राजा में निहित थी। राजा में ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वर्तमान में सरकार के ये 3 ही अंग हैं, ठीक है ना। इन तीनों अंगों पर अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं। सभी के कार्य का विभाजन किया गया है। लेकिन मौर्य काल में क्या था? शासन की जो तीनों अंग, सरकार के जो तीनों अंग है, ये सारी शक्तियां किस में निहित थी? राजा में ही निहित थी। अर्थात कानून का निर्माण करने का कार्य, व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य ये होता है। कानून निर्माण भी कौन करता था? राजा करता था। उस कानून का क्रियान्वयन भी कौन करता था? राजा ही करता था। और किसी प्रकार का विवाद पे न्याय करना है तो इस पर भी अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का ही होता था। यानी शासन का सर्वे सर्वा या उसका जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वह कौन था? राजा स्वयं होता था। एक बात और बता दूं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि इतनी सारी शक्तियाँ, तीनों अंगों की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होने के बाद भी राजा निरंकुश नहीं होता था। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रिपरिषद। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती थी? मंत्रिपरिषद होती थी, ठीक है। राजा को उसके कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए क्या थी? मंत्रिपरिषद थी, ठीक है ना। मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति जो थी वह वंश और योग्यता के आधार पर की जाती थी। किसके आधार पर? वंश व योग्यता के आधार पर। यानी कई बार ऐसा होता था कि मंत्री के पुत्र में अगर योग्यता होती थी तो मंत्री के बाद उसके पुत्र को ही उस पद को दे दिया जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो किसी व्यक्ति में योग्य व्यक्ति को भी वो पद दिया जा सकता था। यानी एक तो वंश परंपरागत भी होता था और योग्यता के आधार पर भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। यानी यहाँ पर भी अंतिम निर्णय किसका था? राजा का ही अंतिम निर्णय होता था मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनने के लिए। इसके अलावा एक आंतरिक परिषद होती थी। शासन में क्या थी? एक आंतरिक परिषद होती थी, जिसको क्या कहा जाता था? मंत्रिण कहा जाता था। मंत्रिण किसे कहते थे? कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहते थे, जिसमें 3 से 4 सदस्य होते थे, और इनको भी नियुक्त कौन करता था? राजा ही करता था, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण विषयों पर राजा के द्वारा इन सभी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के द्वारा सलाह ली जाती थी, मशवरा लिया जाता था। लेकिन
सिर्फ सलाह लेने का ही कार्य था। राजा इसके लिए बाध्य नहीं होता था कि वो उनके परामर्श को माने ही सही या स्वीकार ही करे, ये अनिवार्य नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ सहायता ले सकता था, उनसे परामर्श ले सकता था। अगर राजा को उचित लगती थी वह सलाह तो वो उसको मान सकता था। उसको मानना न मानना राजा के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकारी। अधिकारी में क्या देखते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन के जो शीर्षस्थ अधिकारी थे, शीर्षस्थ अधिकारी यानी ऊंचे पद वाले जो अधिकारी थे, उनको कौटिल्य ने क्या कहा है? तीर्थ कहा है। क्या कहा है? तीर्थ कहा है। मौर्यकाल में तीर्थ कौन होते थे? जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा गया है। और कौटिल्य के अनुसार, ठीक है ना, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके अनुसार उस समय कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। कितने तीर्थों का? 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि कोषाध्यक्ष आता था इसके अंदर, कोषाध्यक्ष के बाद में सेनापति आता था इसके अंदर, समाहर्ता आता था इसके अंदर, यानी और काफ़ी सारे जो शीर्षस्थ अधिकारी थे उनका उल्लेख कौटिल्य के द्वारा किया गया है, जिनकी संख्या कितनी बताई है? 18 बताई है। इनके अलावा कुछ प्रमुख अध्यक्षों का उल्लेख भी हमें कौटिल्य की पुस्तक में देखने को मिलता है, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 26 संख्या बताई गई है अध्यक्षों की संख्या। इनका प्रमुख क्या कार्य होता था? राज्य की आर्थिक व्यवस्था का नियमन करना, राज्य के आर्थिक व्यवस्था को देखना, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण करना, आर्थिक व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण यानी उनके लिए नियम कानून बनाना और उस पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किसका होता था? इन अध्यक्षों का। जिसमें हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि प्रमुख अध्यक्ष में हम कोषाध्यक्ष मान सकते हैं, कृषि विभाग का अलग अध्यक्ष होता था, सेना का प्रमुख अध्यक्ष होता था, आयात निर्यात के लिए अलग अध्यक्ष होता था। इन अध्यक्षों का कार्य क्या होता था? राज्य स्तर पर आर्थिक व्यवस्था का नियमन करना और उसको नियंत्रण करना होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन यानी राज्य की इनकम, ठीक है ना, जो इनकम का डिपार्टमेंट था, राज्य की आय का स्रोत हम देखते हैं। तो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत क्या आते हैं? सेना से मिलता था, दुर्ग से मिलता था, सेतु से मिलता था, खाने जो होती है खान से मिलता था, आयात निर्यात के जो साधन थे, जो वस्तुएं थी, उन सभी चीज़ों से राज्य की इनकम होती थी, राज्य की आय के ये सभी क्या थे? प्रमुख स्रोत थे। अब राज्य की आय के स्रोत में इनमें प्रशासन में 2 प्रमुख व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला याद रखना है समाहर्ता। पहला व्यक्ति कौन है? समाहर्ता। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व प्रशासन का, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था। ठीक है ना, इसकी नियुक्ति भी राजा के द्वारा ही की जाती थी। इसके 3 प्रमुख कार्य होते थे। क्या 3 प्रमुख कार्य थे? इसके 3 प्रमुख कार्य में सबसे पहला हम देखते हैं वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक बजट जो तैयार किया जाता था किसके द्वारा किया जाता था? समाहर्ता के द्वारा। वार्षिक बजट तैयार करना। दूसरा कार्य होता था इसका आय व्यय का ब्यौरा रखना, कितना इनकम आई है, कितना खर्च हुआ है, ये सारा ध्यान कौन रखता था? समाहर्ता। तो आय व्यय का ब्यौरा रखना। और तीसरा इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना। जो भी राज्य के आय के स्रोत हैं, जिन स्रोतों से राज्य को इनकम हो रही है, उसको एकत्रित करना, इकट्ठा करना किसका कार्य था? समाहर्ता का प्रमुख कार्य था। ये 3 प्रमुख कार्य थे समाहर्ता का। समाहर्ता कौन था? राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट हमको समाहर्ता के बाद में याद रखना है सन्निधाता। दूसरा प्रमुख व्यक्ति कौन था? सन्निधाता। सन्निधाता कौन था? ये तो राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है, और सन्निधाता जो होता था वह राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी होता था। राज्य का प्रमुख जो खजाना है, ठीक है ना, राजकीय कोष का जो प्रमुख अधिकारी था वह क्या कहलाता था? सन्निधाता। इसके द्वारा भी वनों के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, नाप तोल के लिए, आयात निर्यात के लिए जो विभाग बने हुए थे उन सबसे उन पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका होता था? सन्निधाता का होता था। यानी राजस्व प्रशासन में 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम याद रखने आपको, एक समाहर्ता होता था और दूसरा सन्निधाता होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन हमने देख लिया, प्रांतीय प्रशासन केंद्र के नीचे होता था, ठीक है ना। संपूर्ण केंद्र को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतीय प्रशासन में हम क्या देखते हैं, प्रांत प्रशासन का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वह कौन होता था, राजा का पुत्र, राजकुमार, या जिसको हम आर्यपुत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। राजकुमार या जो आर्यपुत्र था वह प्रांत का प्रमुख प्रशासन देखता था। इसकी भी नियुक्ति कौन करता था, राजा करता था, ठीक है ना। राजकुमार को नियुक्त कौन करता था, यानी अपने पुत्र को अगर नियुक्त करना है तो कौन करता था, राजा स्वयं करता था। और राजकुमार की सहायता के लिए एक महामात्र होता था और एक अमात्य होता था। महामात्र और अमात्य, ये जो दो व्यक्ति थे ये राजकुमार को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने का कार्य करते थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अशोक के काल में संपूर्ण प्रांत को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तरापथ। पहला प्रांत कौन सा था, उत्तरापथ। भाई एक जगह से रहकर तो सारा शासन चलाना मुश्किल है, इसीलिए अलग अलग प्रांतों में बांट दिया ताकि संपूर्ण भारत पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। ये राजधानी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कई बार क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा 4 नंबर के क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी एक प्रशासन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करो या प्रांतीय प्रशासन का वर्णन करो, तो पर्टिकुलर अलग से किसी एक प्रशासन के बारे में पूछकर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो प्रांतीय प्रशासन जो कि 5 भागों में बटा हुआ था। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। क्या रख रहा है, राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली, कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। और मध्य प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये बिल्कुल मध्य में थी, जो संपूर्ण मगध की भी राजधानी थी, केंद्र था ये शासन का, ठीक है ना। तो मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र, ये भी एक प्रांत, यानी 5 प्रांतों से संपूर्ण मौर्य शासन संभाला जाता था। राजकुमार इसका प्रमुख व्यक्ति होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन के लिए क्या है कि मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है उससे हमें पता चलता है कि नगरीय प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, एक मंडल होता था। 30 सदस्यों का मंडल होता था जिसके द्वारा नगर का शासन संभाला जाता था। और 30 सदस्यों के मंडल को 6 समितियों में विभक्त किया गया था। कितनी समितियों में, 6 समितियों में विभक्त कर दिया गया था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे, यानी 6 × 5 हो गए टोटल 30 सदस्य, यानी 30 सदस्यों के द्वारा नगर का प्रशासन चलाया जाता था। अब 6 समितियां कौन कौन सी है। सबसे पहली समिति थी उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करने वाली समिति। दूसरी समिति थी विदेशियों की देखरेख करने वाली समिति। तीसरी समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा रखने वाली समिति। चौथी समिति थी व्यापार वाणिज्य की। 5वीं निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने वाली। और 6ठी थी बिक्री कर वसूल करने वाली समिति। इन 6 समितियों के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक 5 सदस्यों के द्वारा संपूर्ण नगर का शासन संचालन किया जाता था। फिर हम देखते हैं नगर का प्रशासन जो था, जो प्रमुख अधिकारी था, नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, नागरक कहलाता था। क्या कहलाता था, नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, नागरक कहलाता था, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए 2 प्रमुख व्यक्ति जो इसके नीचे के स्तर के थे, एक तो था गोप और दूसरा था स्थानिक, जिसको स्थानीय भी कहते हैं, स्थानिक या स्थानीय। इन 2 व्यक्तियों के द्वारा नागरिक की सहायता की जाती थी शासन के संचालन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जनपद और ग्रामीण स्तर। जनपद और ग्रामीण स्तर में हम क्या देखते हैं कि जनपद स्तर पर 3 प्रमुख अधिकारी थे, प्रदेश, राजौक और युक्त। ये 3 प्रमुख अधिकारी थे जो जनपद स्तर का शासन संभालते थे। इनका वैसे प्रमुख कार्य क्या होता था, भूमि से संबंधित, न्याय से संबंधित और लेखा जोखा से संबंधित जो कार्य होते थे वह किनके द्वारा किए जाते थे, लेखा जोखा
ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते थे? प्रदेश, राजूक और युक्त के माध्यम से किए जाते थे। ठीक है ना। जनपद स्तर के ये जो व्यक्ति थे, ये तीनों व्यक्ति, ये केंद्र और जनपद स्तर के यानी स्थानीय स्तर के बीच एक कड़ी का कार्य करते थे। कड़ी का यानी एक बीच में माध्यम बने हुए थे, स्तर की कड़ी थे, जो केंद्र की जो चीज़ होती थी उसको स्थानीय स्तर पर लेकर आते थे और यहाँ की समस्याओं को केंद्र स्तर पर ले जाने का कार्य करते थे। तो केंद्र और स्थानीय स्तर की कड़ी कौन थे? प्रदेश, राजूक और युक्त, तीन प्रमुख अधिकारी। फिर ग्राम स्तर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। अब ग्रामिक जो होता था वह राजकीय अधिकारी नहीं था, यानी राज्य के द्वारा इसको नियुक्त नहीं किया जाता था। ये एक स्पेशली बात ध्यान रखनी है आपको कि गांव का प्रमुख ग्रामिक जो था वह राजकीय अधिकारी नहीं था, उसको जनता के द्वारा चुना जाता था। ठीक है ना, ये एक अलग से इसमें याद रखना है। इसका चुनाव जो था वह जनता करती थी, जनता के द्वारा चुना जाता था। ओके। फिर हम देखते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के खिलाफ क्या था? एक अलग से सैन्य विभाग था। मौर्य काल में क्या था? एक अलग से सैन्य विभाग था जो किसके नियंत्रण में था? एक अमात्य के नियंत्रण में। एक अमात्य होता था जो संपूर्ण सैन्य विभाग का संचालन करता था। उस समय में सैन्य व्यवस्था में ऐसा कहा जाता है, मैगजीन्स और कौटिल्य के द्वारा ये कहा जाता है कि इसके लिए भी 6 समितियां बनी हुई थी। 6 समितियां बनी हुई थी और प्रत्येक समिति में इसमें भी कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। अब ये जो 6 समितियां थी वे सेना के 5 अंगों पर नियंत्रण रखती थी। 5 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला हम देख रहे हैं पैदल, दूसरा हम देख रहे हैं अश्व, तीसरा हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ये 5 जो सेना के प्रमुख अंग थे, इन 6 समितियों के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतपाल। अब सैन्य व्यवस्था में अंतपाल कौन था? तो सैनिकों का प्रबंध करने वाला, सैन्य प्रबंध करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? अंतपाल। सैन्य प्रबंध करने वाला व्यक्ति या अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। ये सीमांत क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखता था, यानी राज्य की जो बॉर्डर है, ठीक है ना, उन पर नियंत्रण भी इसके द्वारा किया जाता था। सीमांत प्रदेशों पर नियंत्रण रखता था। ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नायक। नायक कौन कहलाता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला। भाई पिक्चर का हीरो होता है ना, वही पूरी पिक्चर उसी पे डिपेंड होती है। तो वैसे ही युद्ध क्षेत्र में सेना का हीरो कौन होता था? नायक। हीरो जो होता था वह नायक कहलाता था, जो संपूर्ण युद्ध का नेतृत्व करता था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था यानी गुप्त भेदिए रखे हुए थे मौर्य काल में। किसके लिए? ताकि जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी राजा के प्रति जो नीतियां हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिल सके। तो गुप्तचर व्यवस्था में क्या था कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख कार्य केवल जनता की देखरेख ही नहीं करना है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य होता था राज्य से जुड़े हुए सभी कर्मचारी, राज्य के सभी कर्मचारी प्लस जनता की सारी चीज़ों की गुप्त चीज़ से, गुप्त रूप से पूरी जांच पड़ताल करना, उनकी देखरेख करना, उनका ध्यान रखना। केवल जनता का ही नहीं है, राज्य के सभी कर्मचारी और जनता के लिए एक गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर संगठन तैयार किया गया था जो इन सभी चीज़ों की गुप्त रूप से जांच पड़ताल करती थी। अब कौटिल्य ने जो व्यक्ति गुप्तचर व्यवस्था जुड़े हुए थे उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है?
गूढ़ पुरुष यानी रहस्य भेदी जिनको कहते हैं ना, वो गूढ़ पुरुष का उल्लेख किया गया है मौर्य प्रशासन में, जिनके द्वारा गुप्तचर का कार्य किया जाता था। अब गुप्तचर व्यवस्था में हम देखते हैं कि मौर्य काल में दो प्रकार की व्यवस्था थी। सबसे पहली जो व्यवस्था थी वह थी संस्था। संस्था क्या थी? जो एक स्थान पर रहकर कार्य करती थी। ठीक है ना, गुप्तचर का विभाग जो था उसमें संस्था नाम की जो संस्था थी वो एक स्थान पर रहकर कार्य करती थी। ठीक है, एक स्थान पर रहकर। जबकि संचार या कहीं कहीं पर संचारा भी मिलता है, जो क्या होती थी, घूम घूम कर कार्य करती थी। घूम घूम कर यानी खुद भेदी बनकर जाते थे, जनता के सामने वेश बदल कर जाते थे, राज्य कर्मचारी के सामने वेश बदल कर जाते थे और घूम घूम कर गुप्त कार्यों को, गोपनीय कार्यों को करते थे। उनकी जांच पड़ताल करते थे, उनके जो विचार हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन सब के बारे में सुनते थे और राजा के समक्ष उन सारी चीज़ों को बताते थे। तो ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है आपका 1 नंबर का कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी? तो 2 भागों में बटी हुई थी। संस्था जो एक स्थान पर रहकर अपना कार्य करती थी, दूसरी थी संचार या संचारा, नाम से पता चल रहा है ये, ठीक है ना, ये एक स्थान पर है और ये घूम घूम कर कार्य करने वाली संस्था थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार 4 नंबर का अलग से न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था जो थी बहुत ही कठोर थी। क्या थी? न्याय के लिए कारण वगैरह जो थे, नियम कानून जो थे बहुत ही कठोर थे। ये जो न्याय व्यवस्था थी वो सुधारात्मक नहीं थी, इसका प्रमुख उद्देश्य सुधार करना नहीं था। ठीक है ना, इनका प्रमुख उद्देश्य जो था वह आदर्शात्मक था, मतलब कि दूसरे देश जो है हमसे शिक्षा लेने चाहिए कि ऐसे शासन व्यवस्था होनी चाहिए। हम केवल अपराधी को पकड़ उसको सुधार नहीं करेंगे, ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि कभी अपराध हो ही नहीं। एक आदर्श बननी चाहिए हमारी संस्था जो है। तो उस समय की जो व्यवस्था थी वह आदर्शात्मक व्यवस्था थी, सुधारात्मक नहीं थी। इसलिए जो भी अपराध करता था उसको कड़ी से कड़ी दंड या सजा दी जाती थी। अब न्याय व्यवस्था में क्या है देखते हैं हम कि न्याय व्यवस्था के लिए अलग अलग स्तर पर न्यायालय बने हुए थे। सबसे ऊपर क्या था? राजा या राष्ट्र होता था। इसके नीचे क्या होता था? जनपद होता था। जनपद के नीचे क्या होता था? द्रोणमुख होता था। द्रोणमुख के नीचे कौन होता था? संग्रहक होता था। कहीं पर संग्रहण मिलता है, कहीं पे संग्रहक मिलता है। ठीक है ना, दोनों सेम है। इसके नीचे स्थानिक या स्थानीय होता था और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव या ग्राम। तो ये इतने अलग अलग स्तर पर न्याय व्यवस्था की गई थी, यानी राज्य स्तर पर अलग थी, जनपदों में अलग न्याय व्यवस्था थी, द्रोणमुख में अलग थी, संग्रहण में अलग थी, स्थानिक में अलग थी और ग्राम में अलग थी। हर स्तर पर, हर जगह पर क्या थे? 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कितने स्तर पर थी? 2 स्तरों पर। किन भागों में बटी थी? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय में न्याय करने का कार्य किनके द्वारा किया जाता था? 3 तो इसमें होते थे धर्मस्थ। 3 क्या होते थे? 3 तो इसमें होते थे धर्मस्थ और 3 इसमें होते थे अमात्य। 3 होते थे धर्मस्थ और 3 होते थे इसमें अमात्य। अब धर्मस्थ न्यायालय में क्या होते थे? नागरिकों के आपसी विवाद जो होते थे, क्या होते थे? नागरिकों के आपसी विवादों को इसमें सुना जाता था और उस पर निर्णय किया जाता था। समझ में आ रहा है? धर्मस्थ न्यायालय में क्या था? नागरिकों के बीच के जो भी विवाद होते थे वो इसके अंतर्गत आते थे। इस अदालत को जो है दीवानी अदालत, वर्तमान में भी ये दीवानी फौजदारी अदालत है, तो धर्मस्थ न्यायालय के अंतर्गत कौन सी अदालतें कहा जाता है? इसको दीवानी अदालतें कहा गया है। दीवानी अदालतों में कौन कौन से विषय होते हैं? दीवानी अदालतों में है जैसे चोरी है, लूटपाट है, डकैती है, कुवचन है, मानहानि है, कुवचन है, मानहानि है। ये सारे मामले जो थे किस में आते थे? धर्मस्थीय न्यायालय के अंतर्गत। अब ये जो मामले इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है साहस कहते थे कुछ मामलों को, और कुछ मामलों को क्या कहते थे? दंड पारुष्य।
ये 2 भागों में इनके मामले बटे हुए थे, यानी चोरी, लूटपाट, डकैती, ये सारे किस में आते थे? धर्मस्थलीय न्यायालय, जिसको दीवानी अदालतों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय में क्या होता था? राज्य व नागरिकों के बीच के जो विवाद होते थे वो इसके अंतर्गत आते थे। राज्य व नागरिकों के बीच के विवादों को इसमें सुलझाया जाता था। इसमें न्याय करने का कार्य कौन करते थे? 3 इसमें होते थे प्रदेष्टि और 3 इसमें होते थे अमात्य। यहाँ पर भी 6 लोगों के द्वारा निर्णय किया जाता था। ये जो अदालतें होती थी इनको क्या कहते थे? फौजदारी अदालतें। क्या कहते थे इनको? फौजदारी अदालतें इनको कहते थे। इसके अंदर क्या आता था? राज्य और नागरिकों के बीच में हत्या का मामला है, चोरी डकैती का मामला है, लूटपाट का मामला है, ये सारे मामले राज्य और नागरिकों के बीच होने वाले मामले किसके अंतर्गत आते थे? कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत आते थे। अब इन मामलों में हालांकि कभी कभी ऐसा होता था कि यहाँ के निर्णय, जैसे अभी वर्तमान में न्याय व्यवस्था अलग अलग है, जिला स्तर पर जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट बने हुए अपने, उसके ऊपर राज्य न्यायालय, हाई कोर्ट बने हुए हैं, उसके ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। तो अगर एक न्यायालय से हम सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके ऊपर के स्तर पर हम अपील करते हैं, वहां से भी नहीं होते तो लास्ट अपन कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो वहां पर क्या होता था? अंतिम जो निर्णय लिया जाता था वह किसके द्वारा लिया जाता था? राजा के द्वारा लिया जाता था। यानी यहाँ पर भी शुरू में बताया था मैंने आपको, न्यायपालिका जो थी, न्यायपालिका से संबंधित सारी शक्तियाँ भी किसमें निहित थी? राजा में निहित थी। यानी किसी भी प्रकार का विवाद अगर ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा विवादग्रस्त हो रहा है तो उस पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था? राजा के द्वारा ही लिया जाता था। अब यह है कि यहाँ पर कानून निर्माण जो किया जाता था, निर्णय जो लिया जाता था, उसका आधार क्या था, जिसको हम कानून के अंग कह सकते हैं। इसका उल्लेख कौटिल्य ने किया है। किसने किया है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत बताया है कि कानून के 4 अंग थे। कितने अंग थे? 4 अंग थे जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता था। 4 अंग कौन कौन से थे? सबसे पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चरित्र और चौथा है शासन। यानी जिस प्रकार वर्तमान में संविधान की धाराओं के आधार पर निर्णय होता है, उस समय क्या माना जाता था कि ये कार्य जो धर्म के विरुद्ध किया इसलिए ये सजा मिलनी चाहिए, ये कार्य व्यवहार के विरुद्ध किया इसलिए ये सजा मिलनी चाहिए, ये कार्य चरित्र के विरुद्ध किया, ये कार्य शासन के विरुद्ध या राजद्रोह के मामले जो होते थे। तो इन 4 आधारों पर मौर्यकालीन प्रशासन में निर्णय लिया जाता था। इस पर भी आपसे 1 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासन में कानून के प्रमुख अंग कौन कौन से थे? तो 4 अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें आपको पूरा मौर्यकालीन प्रशासन समझा दिया गया है। 6 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। 4 नंबर के क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी एक पार्ट का नगरीय, प्रांतीय, सैन्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था अलग से पूछी जा सकती है। तो आपको कंप्लीटली पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करना है ताकि उसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक में जाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।